हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज क्या होती है? ये कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेज है, जिस तरह हमारे पास बाकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं। पाइथन है, सी प्लस प्लस है, HTML है। इसी तरह की एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, which is used to describe the hardware of digital system in a textual form। जो अभी तक हमने सर्किट्स डिजाइन किए हैं, इनको अगर हमने टेक्सचुअल फॉर्म में, प्रोग्रामिंग की फॉर्म में, लॉजिक जो भी हमने बनाई है उसको रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए एक खास लैंग्वेज है जिसको हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को बोला जाता है। ठीक है, ये समझ लें एक असेंबली लैंग्वेज जिस तरह होती है वो भी हार्डवेयर रिप्रेजेंट कर रही होती है, लेकिन ये असेंबली लैंग्वेज तो नहीं है, ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। बट इट इज यूज टू रिप्रेजेंट, टू डिस्क्राइब द हार्डवेयर। जो अभी तक हमने सर्किट्स बनाए हैं उनकी आज हम प्रोग्रामिंग करेंगे। सो इट रिजेंबल्स एन ऑर्डिनरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी। जिस तरह सी में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करते हैं, इसके अंदर भी हम प्रोग्रामिंग ही करेंगे। और बट इट इज स्पेसिफिकली ओरिएंटेड टू डिस्क्राइब हार्डवेयर स्ट्रक्चर्स। सी में तो हम कुछ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, हमने 2 का टेबल लिखना है, हमने प्राइम नंबर्स का प्रोग्राम लिखना है, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करते, बल्कि इसमें हम हार्डवेयर से रिलेटेड, सर्किट से रिलेटेड, लॉजिक सर्किट्स, ये जो एंड और लॉजिक्स हमने डिस्क्राइब की, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। उनके हार्डवेयर को हम इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट लॉजिक डायग्राम्स। हमने देखे लॉजिक डायग्राम्स बनाए, हमने ट्रूथ टेबल्स देखे, हमने बोलियन एक्सप्रेशंस देखे हैं। और तो इन सब चीज़ों को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो हम हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज करते हुए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं वो आप डिस्क्राइब कर सकते हो यूजिंग हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। डिजिटल सिस्टम से मुराद यही है, डिजिटल डिजाइन में जितने भी हमने सिस्टम देखे हैं, सर्किट्स आ जाते हैं उसमें सारे, लॉजिक सर्किट्स और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। सो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट से मेरे पास एक सर्किट है जिसके अंदर एक, ये मैंने सिंपल सा सर्किट बनाया है। अब देखें, अब तक आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जैसे ही सर्किट देखते हैं सबसे पहले आपने चीजें देखनी होती हैं उसकी इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, तो इस केस में मेरी 3 इनपुट्स हैं, ए, बी और सी इस सर्किट में, और 2 आउटपुट्स हैं, डी और ई। और इसके अंदर अगर मैं गौर करूं तो 3 गेट्स हैं सिंपली। एक एंड गेट है, एक मेरे पास इन्वर्टर नॉट गेट है, और एक मेरे पास और गेट है। तो एक ये सिंपल सी लॉजिक बनाई हुई, एक एग्जांपल है ये। अब ये ना पूछेगा कि एंड गेट इधर क्यों लगा हुआ है, ये राइट पे क्यों नहीं है, नॉट गेट नीचे, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती थी, इनकी तरतीब रैंडम तरतीब रखी गई है। तो ये कोई फॉर एग्जांपल एक सैंपल सर्किट है, सैंपल सर्किट। ठीक है, हमने कोई लॉजिक बनाई है, उसका सर्किट ये बन रहा था। तो इसका अगर हमने कोड लिखना हो तो अच्छा, हमें कोडिंग की क्यों जरूरत पेश आती है? जब हम सब कुछ हार्डवेयर पे कर सकते हैं, हम बोर्ड पे, सर्किट बोर्ड पे सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, तो व्हाई डू वी नीड अ हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज? तो उसका उसका जवाब ये है बेटा कि अभी तक जो हमने सर्किट्स देखे हैं वो बड़े सिंपल सर्किट्स हैं। ठीक है, 3 इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स हैं, 8 इनपुट्स हैं, या मैक्सिमम कोई 16 इनपुट्स का शायद हमने किया हो, इससे ज्यादा इनपुट्स का किए नहीं। लेकिन जो रियल टाइम, जो रियल लाइफ चिप्स बन रही हैं आजकल, डिजाइन हो रही हैं, उसमें माइक्रो कंट्रोलर आ जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स आ जाते हैं, जिस तरह के अब इंटेल चिप्स बना रहे हैं। तो अब उनमें थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसिंग होती हैं, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ प्रोसेसिंग होती हैं, मिलियंस ऑफ वायरिंग हुई भी होती है अंदर। तो वो अब मुमकिन नहीं है कि हम हाथ से डिजाइन कर सकें, या हम बोर्ड पे डिजाइन कर सकें, या हम बोर्ड पे नहीं तो सिमुलेशन में भी हम उसको मैन्युअली डिजाइन नहीं कर सकते। सो उनको डिजाइन करवाने के लिए कि बड़े बड़े सर्किट्स जिनमें मिलियंस ऑफ चिप्स लगी हुई हों, मिलियंस ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे हुए हों, डिफरेंट गेट्स लगे हों, तो उनके लिए हमें फिर सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का सहारा हम कैसे ले सकते हैं? ऑब्वियसली वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसके लिए ये हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज होती है। ये सिर्फ HDL ही नहीं है हार्डवेयर को डिस्क्राइब करने की लैंग्वेज, फिर इसके एडवांस फॉर्म आ जाते हैं। फिर आगे जाके हम देखेंगे, अगर कोई एडवांस DLD का कोर्स पढ़ेगा आगे, तो उसमें आएगा HDL, VHDL। तो उसमें VHDL, वेरीलॉग भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेरीलॉग। ठीक है, वो भी इसी तरह की हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, तो वो एक अलग लैंग्वेज है। तो इस तरह की डिफरेंट हमारे पास लैंग्वेजेस हैं। और फिर हमारे पास एक चीज होती है FPGAs, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। ठीक है, उसके अंदर उसकी भी प्रोग्रामिंग होती है, उसके अंदर उस भी VHDL यूज होती है।
तो ये थोड़ा सा इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना था। तो अभी हम बेसिक कर रहे हैं HDL, वी आर नॉट यूजिंग VHDL, वो हम बाद में देखेंगे, अगर टाइम हुआ तो उस पर भी स्विच होंगे, लेकिन फिलहाल हम HDL बेसिक बेसिक हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज देख रहे हैं, विच इज कॉल्ड HDL, हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। तो इस सर्किट को हम देखें तो इसका कोड कुछ ऐसा बनेगा। ये देखें स्क्रीन पे आपको सर्किट वही वाला नजर आ रहा है, पिछली स्लाइड वाला। तो अगर इसका मैंने कोड लिखना है तो ये चंद लाइनों का कोड होगा, और वो चंद लाइनें क्या होंगी, हमने हर सर्किट को एज अ मॉड्यूल डिस्क्राइब करना होता है। मतलब HDL के अंदर सर्किट को मॉड्यूल्स कहते हैं। मतलब कोई भी मैंने सर्किट डिजाइन करना है, वो उसको सर्किट का नाम नहीं देगा, वो उसको कहेगा मॉड्यूल है ये। मतलब ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है HDL के अंदर, हम इसको मॉड्यूल कहेंगे। तो एक ऐसा मॉड्यूल है जिसकी 3 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि आपने मॉड्यूल का कीवर्ड है उससे स्टार्ट करना है, because we are going to describe a circuit, we are going to describe a module, and it will start with the keyword module। ये keyword है, ठीक है। जिस तरह C++ में printf, scanf, सॉरी C में printf, scanf, और C++ में cout, cin, ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं ना। इसी तरह इसमें HDL के अंदर मॉड्यूल एक रिजर्व वर्ड है, इसके स्पेलिंग एज इट इज ही आपने लिखने हैं, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मॉड्यूल का कीवर्ड लिख के स्पेस देंगे, और उसके बाद आपने सर्किट को जो भी नाम देना हो, लेट से हम इसको सिंपल सर्किट का नाम देना चाह रहे हैं, ये नाम कुछ भी हो सकता है, इस तरह वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है ना, इस तरह ये नाम भी आप, ये आपके सर्किट का नाम है, ये आप कुछ भी रख सकते हैं। इसको आप माय फर्स्ट सर्किट कह सकते हैं, इसको सिंपल सर्किट कह सकते हैं, इसको एंड और नॉट सर्किट कह सकते हैं, जो भी आप इसको नाम देना चाहें इस मॉड्यूल को, वो आप नाम देंगे। नाम में आपने स्पेस नहीं देनी, अगर 2 वर्ड्स का नाम है ना तो बीच में आपने अंडरस्कोर डालना है, जिस तरह इसने डाला हुआ है, ठीक है। जिस तरह वेरिएबल के नेम्स में स्पेस नहीं होती, इसी तरह इधर भी स्पेस नहीं देनी। इसके बाद आपने ब्रैकेट्स के अंदर पोर्ट्स लिखनी है, इसकी सारी की सारी इनपुट पोर्ट्स और आउटपुट पोर्ट्स। तो इस केस में मेरी 5 टोटल पोर्ट्स हैं, 3 इनपुट्स हैं, 2 आउटपुट्स हैं। सो उसने वो सारी पोर्ट्स आपने ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर देनी है एक लिस्ट की फॉर्म में। तो उसमें तरीका ये है कि कन्वेंशन ये है कि पहले हम इनपुट पोर्ट्स लिखते हैं और बाद में आउटपुट पोर्ट्स। तो इसने पहले इनपुट पोर्ट्स उसी तरतीब में A, B, C लिख दिए, और फिर कॉमा के साथ ही आउटपुट पोर्ट्स लिख दिए D और E, ठीक है। और इसको ब्रैकेट को क्लोज किया और एंड में सेमी कॉलन आएगा, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, इसमें सेमी कॉलन आएगा एंड में। फिर नेक्स्ट लाइन में वो गया है, अब इसने ये तो ऊपर बता चुका है कि मेरी ये पोर्ट्स है, अब उसने स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना है कि मेरी आउटपुट पोर्ट्स कौन सी हैं और मेरी इनपुट पोर्ट्स कौन सी हैं, ये आपने सर्किट को बताना है, ठीक है, इस मॉड्यूल में रिप्रेजेंट। तो इसका तरीका ये फर्स्ट लाइन में, फिर जब आप मॉड्यूल के अंदर आ जाएंगे, मॉड्यूल आपने स्टार्ट करवा लिया है ऊपर वाली लाइन से, अब आपने मॉड्यूल के अंदर आके फर्स्ट लाइन में लिखना है आउटपुट। सो दिस आउटपुट रिप्रेजेंट्स आउटपुट पोर्ट्स। तो आपने स्पेसिफाई करना है कि जो ऊपर लिस्ट दी है ABCDE, इनमें से आउटपुट पोर्ट्स कौन सी हैं। तो वो उसने स्पेसिफाई कर दिए D, E, 2 ही पोर्ट्स हैं आउटपुट, और एंड में सेमी कॉलन जरूर डालना है वरना सिंटैक्स एरर आ जाएगा। फिर नई लाइन में उसने इसी तरह इनपुट पोर्ट्स डिफाइन किए हैं, वो आपने वैसे ही स्पेसिफाई कर देनी है। इनपुट के कीवर्ड्स है, ये आउटपुट और इनपुट कीवर्ड्स है। जैसे ही इसका सॉफ्टवेयर जो है HDL का सॉफ्टवेयर, ये आउटपुट का कीवर्ड देखेगा, ये समझ जाएगा इसके बाद जो भी ये चीज लिखेगा वो आउटपुट पोर्ट्स हैं, ठीक है। और इसी तरह इनपुट के बाद जो भी चीज लिखी जाएगी वो इनपुट पोर्ट्स होंगी। तो ये इनपुट पोर्ट्स को नाम दिया है इसने A, B और C का, तो उसने वैसे ही लिख दिया, और एंड में सेमी कॉलन डालना ना भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये लिख रहा है वायर। अच्छा, ये वायर क्या चीज है? वायर हम यूज करते हैं सर्किट के अंदर जो आपने कनेक्टिविटी की है, जिस तरह यहाँ पे एंड और आपस में कनेक्टेड हैं इस वायर से। तो इसको आपने कोई ना कोई नाम दे देना है, लेट्स से इसको वो कह रहा है W1, वायर 1, ठीक है। ये आपने करना है जरूरी। आपने इंटरनल कनेक्टिविटी भी इस थर्ड लाइन में, ये वायर के कीवर्ड से आपने इंटरनल कनेक्टिविटी भी शो करानी है। बस इतना सा आपने काम किया, 3 चीजें करनी है, एक इनपुट्स आ गई, आउटपुट्स आ गई, और इंटरनल आपकी वायरिंग।
अब इसने ये वाली जो वायर है जो एंड को और से ज्वाइन कर रही है, इसको इसने W1 का नाम दे दिया और यहाँ पे वो यूज कर रहा है, डिक्लेयर भी कर रहा है कि मैंने वायर जो यूज की है वो W1 है। अब ये इसने ये वायर क्यों नहीं यूज की, कोई बता सकता है? why has he not declared this as W2? इसने ये नहीं काम किया। any student can tell me how, कि why he has not declared this line as W2? जी, कोई शाहीन है आंसर देने के लिए तैयार बैठा? जी, नो, नो इंटरेस्ट। जी, तो इसकी रीजन ये है कि ये जो इसकी इनपुट है ना, ये इस और की पहली इनपुट तो ये इधर से आ रही है एंड से, जो दूसरी इनपुट है ये आउटपुट पोर्ट है, दिस इज इक्वल टू ई। देखिए ई के साथ शॉर्ट हुई भी है, बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है। सो इसने इसको ई ही, बिकॉज इसकी इनपुट ये ई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है इसको वायर का नाम देने के लिए स्पेसिफिकली, इसलिए इसने W2 इसको नहीं किया, ठीक है। सो दिस इज द आंसर कि ये क्योंकि इसको ऑलरेडी नाम दिया हुआ है हमने ई का, विच इज अवर आउटपुट पोर्ट, और वही इसकी इनपुट पे जा रही है। देखिए इधर से शॉर्ट हो रही है ना, इधर से शॉर्ट हो रही है, इसके बीच में कोई एक्स्ट्रा चीज, कोई और नया कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, तो आप इसको ई का नाम दे, इसको ऑलरेडी हमने नाम दिया हुआ है ई का, दैट्स वाई इसने इसको वायर नहीं कहा बल्कि ये ई ही रहने दिया। अच्छा, अब ये जब हमने आउटपुट इनपुट्स और वायरिंग कर ली है डिस्क्राइब, अब हमने आ जाना अपनी लॉजिक पे। लॉजिक में आपने देखना है जो जो सर्किट, जिस तरह गेट्स लगे हुए हैं, आपने इन गेट्स को सबसे पहले नाम दे देना। लेट से मैं इसको G1 कह देता हूँ, गेट 1। मेरे पास 3 गेट है ना, इसको मैं गेट 2 कह देता हूँ और इसको मैं गेट 3 कह दूंगा। ये नाम कुछ भी दिया जा सकता है, जिस तरह वेरिएबल्स को कोई भी नाम दे सकते हैं, इस तरह आप अपने गेट्स को कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है G1 G2 जी, ये मैंने कोशिश करें गेट 1 गेट 2 गेट 3 दें ताकि आपको याद रहे, वरना आप इसे ये भी कह सकते थे एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, ये भी नाम दिया जा सकता है, ये आपकी मर्जी है, जो मर्जी दें। अच्छा, अब आपने बारी बारी जिस तरह सर्किट पे देखते जाएं आपको नजर आते रहेंगे कंपोनेंट्स, आपने उसी उसी तरह कीवर्ड्स लिखते रहने हैं। अब इस HDL को पता है कि एंड क्या चीज है, उसे पता है ये एंड रिप्रेजेंट्स एन एंड गेट, ठीक है। तो आपने एंड का कीवर्ड लिखना है, उससे इसको पता चल जाएगा ये एंड गेट यूज कर रहा है सर्किट में। स्पेस दे के आपने जो भी सर्किट को नाम देना हो, सॉरी गेट को नाम देना हो, तो मैंने यहाँ पे G1 दिया है क्योंकि, तो मैं यहाँ पे G1 लिख दूंगा, उस गेट का नाम लिख देना आपने। फिर आपने ब्रैकेट लगा के उसकी, पहले आपने उसकी आउटपुट लिखनी है, फिर कॉमा देके उसकी इनपुट्स लिखनी है। तो इसकी आउटपुट क्या है, ये वायर 1 W1, W1 इज द आउटपुट, फिर कॉमा, A is its first input and B is its second input, ठीक है जी। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। तो ये सेंटेक्स है एक गेट को रिप्रेजेंट करने, दिस इज अ सेंटेक्स। बिल्कुल ऐसे ही इसने नेक्स्ट गेट जो कि हमारा नॉट गेट है, उसने नॉट गेट, नॉट का कीवर्ड लिखा है, तो इसको सॉफ्टवेयर को पता चल जाएगा ये नॉट का गेट यूज करने जा रहा है। उसका नाम लिख दिया हमने G2, और फिर उसकी पहले आउटपुट लिखी, आउटपुट उसकी क्या है, ई है, ई लिख दी, और उसकी फिर इनपुट लिख दी विच इज सी। क्योंकि नॉट की एक ही इनपुट होती है तो हमने एक इनपुट लिखी, ठीक है। ऐसे ही हमने लास्ट गेट जो हमारा और का है, और का कीवर्ड लिखा, फिर उसका नाम दे दिया, G3 का नाम हमने उसको दिया हुआ है। अब उसकी आउटपुट लिख ली, उसकी आउटपुट डी है, कॉमा, ये इसकी पहली इनपुट आ गई W1, और कॉमा इसकी सेकंड इनपुट क्या है, ई, ई लिख दी। और इन सब के सब लाइनों के बाद आपने सेमी कॉलन लिखना है लाजमी, ये देख लें सब में सेमी कॉलम्स है, ठीक है। जस्ट आखिरी जो हम जब एंड करेंगे अपना मॉड्यूल, ये भी कीवर्ड है एंड मॉड्यूल, इसके बाद आपने सेमीकोलन नहीं लिखना, ठीक है, ये नोट कर। बाकी सब लाइनों में आपने सेमीकोलन लिखना है, इधर भी लिखना है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। जी, किसी को कंफ्यूजन? और ये कमेंट्स हैं, ठीक है, ये कंपाइलर इग्नोर कर देता है, दीज आर कॉल्ड कमेंट्स। ये हमारे सेंटेक्स का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए होते हैं, दीज आर कॉल्ड कमेंट्स। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें।
नो सर। समझ आ गया? सिंपल है, इसमें कोई, यस सर। हाँ जी, सिंपल है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं। आपने बस क्या करना है, गेट को देख, सर्किट डायग्राम को देखना है, और बस गेट्स, इनपुट आउटपुट डिफाइन करनी है, वायरिंग डिफाइन कर देनी है, और आपने उसके अंदर जितने भी आपने गेट्स यूज किए हैं वो डिफाइन कर दिए। दैट्स इट, योर मॉड्यूल हैज बीन फिनिश्ड। तो इस तरह आपने एक गेट को, एक सर्किट को डिस्क्राइब करना है इन द फॉर्म ऑफ अ मॉड्यूल। दिस इज कॉल्ड अ मॉड्यूल। तो ये बेसिक एग्जांपल थी HDL की। आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आपसे गेट डिलेस की बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि हर गेट का कोई खास स्पेसिफिक गेट डिले होता है। गेट डिले से क्या मुराद है कि जब इनपुट दी जाए तो उसी टाइम पे, उसी टाइम इंस्टेंट पे आउटपुट नहीं मिल जाती, बल्कि वो गेट कुछ टाइम लेता है उस आउटपुट को सेटल करने के लिए। वो इनपुट से आउटपुट पे सिग्नल पहुंचने तक एक उसको खास एक टाइम दरकार होता है, जिसको गेट डिले कहते हैं। हर गेट का डिफरेंट गेट डिले होता है, ठीक है। सो हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि लेट से हमारा जो एंड गेट है उसका गेट डिले लेट से 30 नैनो सेकेंड है। इसी तरह हमारा जो और गेट है उसका लेट से गेट डिले है 20 नैनो सेकेंड्स, और जो इन्वर्टर है उसका गेट डिले है 10 नैनो सेकेंड्स। लेट सपोज ये सिचुएशन है। तो मैंने इनके गेट डिलेस यहाँ पे सर्किट डायग्राम में लिख दी हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। अब देखें होगा क्या। लेट से इनिशियली तीनों इनपुट्स पे 0 0 था, ठीक है, 0 0 0 एट टाइम 0, ठीक है, ये टाइम 0 है। लेट से ये भी टाइम 0 है। अब उसी टाइम 0 पे ही मैंने इन सबको 1 1 1 कर दिया। पहले ये 0 0 था, अब मैंने इनको असाइन कर दिया 1 1 1। अब ये 0 0 नहीं रहा, बल्कि 1 1 पे टॉगल कर गए। सारी इनपुट्स 1 1 1 हो गया एट टाइम 0। अब इस वन को, इस वन, ये जो इनपुट पे चेंज आ गई, अब इस जगह पे इसका इफेक्ट कब आएगा? इसका इफेक्ट आएगा आफ्टर 10 नैनो सेकेंड्स। यहाँ पे वन को टॉगल करने के लिए, पहले 0 था तो यहाँ पे 1 था, जब मैं 1 करूंगा तो यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए, इन्वर्टर है। लेकिन ये 0 होने में, ये 0 इंस्टेंटली नहीं हो जाएगा, बल्कि ये 10 नैनो सेकेंड्स बाद होगा, ठीक है। इसका ये मतलब, इसको 10 नैनो सेकेंड्स दरकार होंगे अपनी आउटपुट को टॉगल करने के लिए। तो यहाँ पे इसने यही काम किया हुआ है, इसने इनपुट्स लिख दी हैं विच आर ABC, और इस सर्किट की आउटपुट जो कि E, और ये वायर 1, ये हमारी W1 थी। ये भी, ये आउटपुट है ना, ये एंड गेट की आउटपुट है, तो ये भी आउटपुट एज आउटपुट इसने लिख दी। और D हमारी आउटपुट है और गेट की, वो इसने यहाँ लिख दी। ये E इन्वर्टर की आउटपुट है, इस नॉट गेट की। W1 एंड गेट की आउटपुट है, और D और गेट की आउटपुट है। अब देखिए, जब 0 0 था तो आउटपुट ये बन रही थी। ई में क्या था? 1। ई में 1 था, जब यहाँ पे 0 होगा ऑब्वियसली यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो ये 1 है। वायर 1 में क्या होना चाहिए? इन दोनों में 0 है, तो वायर 1 में भी 0 होना चाहिए, तो ये 0 है। और डी में क्या होना चाहिए? डी में, क्योंकि यहाँ पे 1 था इनिशियली, देखिए ई में 1 था ना, तो जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 होगा, तो डी में भी 1 है, ठीक है। सो जब इनपुट 0 0 0 थी तो आउटपुट ये थी 1 0 1। अब जब मैंने इनपुट 1 1 1 कर दी तो आउटपुट चेंज नहीं हुई। मैंने आपसे कहा था उसी टाइम 0 पे ही मैंने 1 1 किया ना। अब इंस्टेंटली मुझे आउटपुट नहीं मिल जाएगी, वो पुरानी स्टेट में ही रहेगी 1 0 1 पे, ठीक है। अब इनपुट्स कैसे चेंज होंगी ये हम देखते हैं। आफ्टर 10 नैनो सेकंड, जब 10 नैनो सेकंड गुजर जाएंगे तो क्या होगा? तो मेरी ई इनपुट चेंज हो जाएगी। ई इनपुट चेंज होगी आफ्टर 10 नैनो सेकंड्स, क्योंकि इसका गेट डिले 10 नैनो सेकंड्स है। सो अब देखें इनपुट मेरी, अब मैं इनपुट अपनी चेंज नहीं कर रहा, मैंने 0 सेकंड्स पे जो कर ली थी 1 1 1, अब मैं थ्रू आउट वही रखूंगा, ठीक है, 1 1 1 ही रहे। अब मैं इनपुट्स नहीं चेंज कर रहा। आउटपुट पर देखें तो ई अब आफ्टर 10 नैनो सेकंड्स ई अपने आप को अपडेट कर लेगा। ई देखें 1 से 0 पे चला गया, ये पहले ही 1 था, अब ये 0 हो जाएगा आफ्टर 10 नैनो सेकंड्स, ये 0 हो गया। बाकी इनपुट्स अभी वही रही, W1 भी चेंज नहीं हुई और D भी चेंज नहीं हुई, जो था उसमें वही पड़ा। क्यों नहीं चेंज हुई? बिकॉज इनका जो गेट डिलेज है वो है 30 नैनो सेकेंड्स है एंड का, और 20 नैनो सेकेंड्स है डी का। अगर डी ने चेंज होना भी होगा तो वो आफ्टर 20 नैनो सेकेंड्स चेंज होगी, वो 10 नैनो सेकेंड्स बाद चेंज नहीं होगी, अपडेट नहीं होगी। अब देखिए 20 नैनो सेकेंड्स बाद क्या हो रहा है।
20 नैनो सेकंड्स बाद क्या होगा, ई तो पहले ही अपडेट हो गई थी, वो ई वैसी ही रही, W1 भी वैसी रही, क्योंकि इसने 30 नैनो सेकंड बाद अपडेट होना है। अब डी में क्या आ गया, डी में अभी 1 ही रहा, क्यों, क्योंकि अगर हम देखें 20 नैनो सेकंड्स पहले इसमें क्या था, इसमें 1 पड़ा हुआ था, इसकी वन ऑफ द इनपुट वाज 1, यहाँ पे 1 था, तो वो उसने एज इट इज 1 दे दिया। लेकिन अब क्योंकि वो जीरो हो चुका है, वो जीरो हुआ 10 नैनो सेकंड्स में, तो अब उसका इफेक्ट 20 नैनो सेकंड्स पे नहीं आएगा, वो 30 नैनो सेकंड्स पे इफेक्ट आएगा उसका। ये देखिए, इस और गेट ने अब अपडेट होना है आफ्टर 30 नैनो सेकंड्स। क्यों, गेट डिले तो इसका 20 नैनो सेकंड है, लेकिन इसको इनपुट जो इसकी चेंज हो रही है वो 10 पे हो रही है। जब वो 10 पे चेंज होगी तो उसका इफेक्ट आफ्टर 20 नैनो सेकंड्स आना है, तो 10 में अगर 20 ऐड करूं तो 30 होता है, तो 30 पे जाके वो चेंज होगी, उससे पहले नहीं होगी। ठीक है, सो आफ्टर 30 नैनो सेकंड्स क्या चेंज आए, आफ्टर 30 नैनो सेकंड ये चेंज है, एक तो ये W1 अपडेट हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 कर दिया था ना, अब इसने 1 होना है आफ्टर 30 नैनो सेकंड। ये 30 नैनो सेकंड्स पे ये 1, ये अपने आप को वायर 1 अपडेट कर रही है, 1 आ रही। ठीक है, ये तो पहले ही अपडेट हो गई थी, ये तो 10 नैनो सेकंड्स में ही होगी थी ई। ठीक है, ई मेरा 10 नैनो सेकंड में हो गया था, लेकिन W1 होगा 30 नैनो सेकंड। एक तो ये अपडेट हो गया। अच्छा, अब इसने भी अपने आप को अपडेट कर लिया है, जो 10 नैनो सेकंड्स में चेंजेस आई थी, यहाँ पे इसकी वन ऑफ द इनपुट 1 हो गई थी, अब इसने आउटपुट पे ये 1 भेजना है, तो इसने ये एट 30 नैनो सेकंड, ये देखें ये गैप 20 नैनो सेकंड्स का बनता है, ये इसने गेट ले लिया है, और गेट ने 20 नैनो सेकंड्स का, और उसने आपको अपडेट कर लिया। लेकिन अब मसला हो गया, अब ये मसला हुआ है कि ये वायर 1 हो गई है। ठीक है, अब इस अगेन यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, बल्कि 1 आना चाहिए। अब वो 1 कब आएगा, अगले 20 नैनो सेकंड बाद आएगा, यानी कि 30 में, जब 30 में 20 नैनो सेकंड्स ऐड करूँ तो 15। अब ये जो वायर 1 इज इक्वल टू 1 हुई है, अब इसने जब डी में ये इसका इफेक्ट कब आएगा, आफ्टर 20 अनदर 20 नैनो सेकंड, तो अनदर 20 नैनो सेकंड्स 50 नैनो सेकंड्स बनते हैं, तो टोटल 50 नैनो सेकंड्स के बाद ये मेरे पास सही करेक्ट आउटपुट आएगी इस सर्किट की। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि मैंने ABC में 1 1 दिया, DE में जो कि ये आना चाहिए 0 1 1 ये आना चाहिए, ये इमीडिएटली आ जाएगा, इमीडिएटली नहीं आएगा ये, बल्कि 50 नैनो सेकंड्स के बाद आएगा। इस पूरे सर्किट का जो गेट डिले बनेगा वो 50 नैनो सेकंड बनेगा। ये बात सबको समझ आ गई है बेटा? जी सर आ गई। ये इसलिए 30 नैनो सेकंड, अब आप ये भी कह सकते हैं सर इसका गेट डिले तो 20 नैनो सेकंड है, तो ये 50 के बाद क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि पहले बेटा इसने भी तो टाइम लेना है ना, ये सीरीज में लगे हुए हैं ना, तो पहले 30 सेकंड ये 30 नैनो सेकंड ये लेगा अपनी आउटपुट को सेटल करने के लिए, और फिर अगेन फिर ये कहेगा अच्छा अब मैं 20 नैनो सेकंड मजीद लूंगा, तुमने क्योंकि आउटपुट चेंज कर दी है, अब मुझे मजीद 20 नैनो सेकंड्स का टाइम दो, फिर मैं अपने सही आउटपुट बताऊंगा कि क्या होगी। तो ये 30 + 20 इज इक्वल टू 50, तो ये 30 + 20 50, टोटल इसका इनपुट से लेकर आउटपुट सेटल होने में 50 नैनो सेकंड, यानी कि 50 नैनो सेकंड के बाद आपको सही आउटपुट मिलेगी, उससे पहले ये सही आउटपुट नहीं है। ठीक है, ये सही आउटपुट नहीं थी। अगर आप डी में देखें तो ये 1 1 1 1 रही, और बीच में ये 20 नैनो सेकंड के लिए 0 पे गया। ठीक है, ये यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे, फिर ये फाइनली 1 पे सेटल होगा, ये एक स्पाइक आ जाएगा। अगर इसकी मैं सिग्नल देखूँ ना, तो लेट से ये 5 वोल्ट्स है, ये 0 वोल्ट्स है, इसका मैं सिग्नल देखूँ ना, तो ये 1 1 लॉजिक 1 पे है, तो ये थोड़ी देर के लिए 0 पे जाएगा इस तरह, फिर ये ऊपर 1 पे से दोबारा सेटल होगा। ठीक है, ये इसमें ना ग्लिच सा आएगा, ग्लिच सा। ये अगर आप ऑसिलोस्कोप या कोई इस तरह की डिवाइस जिसमें आप इसकी लॉजिक स्टेट देख सकें, उसमें आपको इस तरह की आउटपुट आएगी। पहले ये 1 1 1 में था, थोड़ी देर के लिए 0 पे होगा, अब वो 0 पे क्यों है वो आपको वजह मैंने बता दी, क्योंकि इनके गेट डिलेस की वजह से, और फाइनली अपनी असल फाइनल स्टेट पे आएगा 1। सो ये गेट डिलेस की स्टोरी है। अच्छा, ये तो आपको मैंने समझाने के लिए सारा बता दिया कि ये स्टोरी हो रही होगी, और ये इतने नैनो सेकंड बाद ये चेंजेस आ रही होंगी। अब इस चीज को, ये गेट डिलेस को अगर हमने हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में डिफाइन करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो हम देखते हैं। मतलब हमने अपने हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में गेट डिलेस को इंसर्ट करवाना हो तो उसका क्या कोड होगा? तो कोड वही रहेगा जिसने हमने पहले बनाया, मॉड्यूल के कीवर्ड से हमने नाम दे देना सर्किट को, हमने
सिंपल सर्किट विद प्रोपगेशन डिले, अब इसने नाम दे दिया है, बाकी सिंटेक्स वही है। उसने इनपुट्स लिख दी, उसने आउटपुट्स, इनपुट और आउटपुट्स की लिस्ट लिख दी, सेमीकोलन डाला, नेक्स्ट लाइन में उसने आउटपुट डिफाइन की विच इज D, E, इनपुट डिफाइन की ABC, वायर डिफाइन की W1। और अब इसने क्या करना है, जब वो गेट लिखेगा, सो गेट के नाम से पहले फर्स्ट एंड गेट है तो उसके हैश के सिंबल से उसने उसका गेट डिले डिफाइन कर दी। सो अब मेरे इस एंड गेट का, इस वाले एंड गेट का गेट डिले 30 नैनोसेकंड्स है, तो हैश मैं ब्रैकेट के अंदर 30 लिख दूंगा। बाकी काम वही है, बाकी सिंटेक्स वही है। ऐसे ही नॉट का 10 नैनोसेकंड्स है और का 20 नैनोसेकंड। ठीक है जी, यहाँ पे किसी को मसला समझ आ गए? गेट डिलेस आपने ये हैश सिंबल से देने होते हैं HDL के अंदर, ये सिंटेक्स है, आसान है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। नो सर। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये तो हमने सर्किट का मॉड्यूल डिफाइन कर लिया, उसके गेट डिलेस भी बता दिए। अब इनको वैल्यूज भी तो असाइन करनी है, अब इसमें इनपुट्स भी तो मुझे देनी है। मतलब A में 0 देना है। इस मॉड्यूल से मुझे ये तो नहीं पता चल रहा कि A में क्या है, B में इनपुट्स क्या है। अब इन्हें इसको इनपुट असाइन भी तो करवानी है, तो उसके लिए भी हमें एक लॉजिक प्रोग्रामिंग कोड ही लिखना पड़ेगा। 0 1 असाइन करने के लिए इन इनपुट्स पे 0 1, आउटपुट पे तो ये देखिए सर्किट की जिम्मेदारी है, आउटपुट पे 0 आएगा या 1 आएगा। आउटपुट पे लॉजिक लाना सर्किट की जिम्मेदारी है, लेकिन इनपुट पे लॉजिक्स को लाना वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, वो हम प्रोग्रामर्स की जिम्मेदारी है, हमने ही असाइन करना है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है टेस्ट बेंच का। तो टेस्ट बेंच कहते हैं, हम एक पीस ऑफ कोड लिखेंगे जो कि इनपुट्स पे 0 1 जो भी हम देना चाह रहे हैं वो असाइन करेगा। तो इस चीज को कहते हैं टेस्ट बेंच। तो टेस्ट बेंच क्या होता है? टू सिमुलेट अ सर्किट विद एन HDL। हमने सिमुलेट करवाना है ना सर्किट को, उसमें असाइन दे करना है इनपुट्स में 0 या 1। इट इज नेसेसरी टू अप्लाई इनपुट्स टू द सर्किट। सर्किट को सिमुलेट कराने के लिए जरूरी है कि हम उसकी इनपुट में इनपुट्स असाइन करें सर्किट को, सो दैट द सिमुलेटर विल जनरेट आउटपुट। तो इनपुट असाइन करेंगे तो आउटपुट आएगी ना, जब इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट क्या आनी। सो HDL description that provides stimulus to design is called a test bench। ठीक है, सो ऐसी इन इनपुट्स पे सिग्नल देने के लिए जो कोड हम लिखते हैं उसको टेस्ट बेंच कहते हैं, सिंपल जबान। और ये उसका कोड है इसको लिखने का। अब मैंने अगर उसी सर्किट की इनपुट्स में 1 1 1 देना है तो उसके लिए ये सर्किट ये कोड है। वैसे ही मैं मॉड्यूल के कीवर्ड से स्टार्ट करूंगा, नाम इसको दे दूंगा। अब नाम टेस्ट बेंच जब लिखते हैं ना तो कन्वेंशन ये है कि आप उसी जिस सर्किट का टेस्ट बेंच लिख रहे हो, अब मैं ये उसी पुराने सर्किट का टेस्ट बेंच लिख रहा हूँ जो मैंने अभी सर्किट डिफाइन किया था ना, ये वाला इसी का टेस्ट बेंच लिखा जा रहा है, इसको इनपुट दी जा रही है। तो टेस्ट बेंच लिखने का कन्वेंशन ये है कि आप स्मॉल t अंडरस्कोर आगे उसी सर्किट का नाम लिख देते हैं जिस सर्किट का आप टेस्ट बेंच लिखने जा रहे हैं। लेकिन ये अगेन ये नाम है, ये कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन कन्वेंशन ये है, स्टैंडर्ड ये यूज होता है। t स्टैंड्स फॉर टेस्ट बेंच, कि मैं इस सिंपल सर्किट प्रोपगेशन डिले का टेस्ट बेंच लिखने जा रहा हूँ। अब इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें इनपुट आउटपुट नहीं होता, इसमें आउटपुट के लिए हम वायर का कीवर्ड यूज करते हैं टेस्ट बेंच के अंदर, और इनपुट्स के लिए रेज का, रेज स्टैंड फॉर रजिस्टर। ठीक है, बाकी सर्किट फिर आपने वो जो सर्किट बनाया था, मॉड्यूल बनाया था, उसका इंस्टेंस क्रिएट करना होता है। जिस तरह हम C++ में वेरिएबल्स नहीं बनाते, अब ये मैं उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करा रहा हूँ। उसने उसी सर्किट का नाम दिया सिंपल सर्किट प्रोपगेशन डिले स्पेस, यहाँ पे उसको वो M1 का नाम दे रहा है। जिस हमने गेट को G1 G2 G3 का नाम दिया था, अब पूरे के पूरे मॉड्यूल को हम M1 कह रहे हैं। M1 स्टैंड फॉर दिस मॉड्यूल। उसी सर्किट का नाम जो आपने रखा है वही लिखना है एज इट इज। अगर उधर लिखा है सिंपल सर्किट अंडरस्कोर प्रोपगेशन अंडरस्कोर डिले, तो आपने यहाँ पे भी वही कीवर्ड लिखना है, वही उसका नाम लिखना है। अगर आप कुछ और नाम लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने वो उसका नाम लिख देना है जिस सर्किट का आप टेस्ट बेंच लिखने जा रहे हैं, उसका नाम। पहले मॉड्यूल बनेगा, ये अलग फाइल होगी। जिस तरह आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की भी है। जी सर की होगी। ओ जबरदस्त, उसमें आप क्लासेस बनाते हैं ना, जी जी। क्लासेस के इंस्टेंस बनाते हैं। जी सर। बिल्कुल ये वैसे ही है। ये समझ लिया आपने क्लास बनाई है, ठीक है, एक क्लास बना ली, अब उसका ये
इंस्टेंस क्रिएट करें। अब जब इंस्टेंस क्रिएट करते हैं आपने वही क्लास नेम यूज करना होता है, तो ये वो क्लास नेम है। इधर उसको क्लास नहीं बोलेंगे, उसको मॉड्यूल कहेंगे, ठीक है। ये मॉड्यूल नेम आ गया। अब आपने उसको उस इंस्टेंस को कोई भी नाम दे देना, जैसे वेरिएबल को कोई भी नाम दिया जाता है, या क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इधर इसको वो M1 कह रहा है, M1 अपनी आसानी के लिए मॉड्यूल 1, ठीक है। सो M1 स्टैंड्स फॉर मॉड्यूल 1। यहाँ पे आप M1 जरूरी नहीं है, A1 B1 कुछ भी दे सकते हैं। तो वो उसने मॉड्यूल नेम लिख दिया, फिर उसने आगे उसकी इनपुट्स इनपुट्स एंड आउटपुट पोर्ट्स बता दी, ABCDE 5 हैं इसकी टोटल, इनपुट और आउटपुट मिला के। देन उसने क्या किया है, नेक्स्ट लाइन में इनिशियल का कीवर्ड लिखा है। इनिशियल का मतलब ये है कि जब ये कोड चले तो इनिशियलाइज क्या करवाना है। इनिशियलाइज का मतलब इनिशियल सेटिंग, जैसे ये कोड चले तो इनिशियल फेजेस पे क्या क्या काम कराने। सो इनिशियल कीवर्ड के बाद आप जो भी लिखेंगे वो स्टार्ट हो जाएगा, कि जब भी ये सर्किट ये कोड चले तो इनिशियल स्टेप्स क्या होंगे, स्टार्टिंग स्टेप्स क्या होंगे, बेसिक स्टेप्स क्या होंगे, वो आप इनिशियल कीवर्ड से डिफाइन करेंगे। तो इनिशियल जरूरी नहीं है एक ही इनिशियल कीवर्ड हो, आप डिफरेंट टास्क भी इनिशियलाइज करा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये इनिशियल नीचे जाके भी यूज कर रहा है, इधर जाएंगे तो मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक वक्त में 2 टास्क भी करवा सकते हैं आपने। जब भी कोई चीज इनिशियलाइज करानी हो कि जैसे ये कोड चले तो क्या क्या काम चलने चाहिए, पैरेलल, वो पैरेलल काम टास्क एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सो पहला ये काम क्या कर रहा है, अच्छा इसने अगर इनिशियल के बाद जो भी चीज मैं डिफाइन करूंगा वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी, बारी बारी एग्जीक्यूट होगी। जो पहली लाइन होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी टास्क, फिर स्टेप बाय स्टेप टास्क कंप्लीट होंगी। और उन सारी टास्क को वो बिगिन के कीवर्ड से स्टार्ट करा रहा है और एंड के कीवर्ड से कि यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पे, जिस तरह C++ में हमारे पास ये इसको स्कोप कहते हैं, स्कोप, जिस तरह हमारे पास ये ब्रैकेट्स होती हैं C++, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स नहीं है, बल्कि ये इस स्कोप स्टार्ट कराने के लिए बिगिन का कीवर्ड है और स्कोप को क्लोज करने के लिए एंड का है। इसको ब्लॉक कहते हैं ना C++ में, ये ब्लॉक कहलाता है कि जो भी इस ब्रेसिस के अंदर मैं लिखूंगा दैट इज कॉल्ड ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ कोड। सॉरी मैं माउस से लेकर हूं, मेरी राइटिंग जरा, ब्लॉक ऑफ कोड। ये आप समझे ब्लॉक है, समझ क्या लें, है ही ब्लॉक, बिगिन से स्टार्ट होगा ब्लॉक और एंड पे खत्म होगा, ठीक है। ये कहलाता है ब्लॉक। अब इस ब्लॉक के अंदर मैं जो जो स्टेटमेंट्स लिखूंगा वो बारी बारी एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, अब ये असाइन करा रहा है ABC, मेरी इनपुट्स थी, ये देखें ABC इनपुट, इनपुट पे वो 0 0 0 असाइन कर रहा है इनिशियल स्टेप। अब वो इनिशियल 0 0 0 कैसे असाइन कर रहा है, ये 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है कि ये 1 बिट की इनपुट है A, इसमें बिट 0 असाइन कर दो। तो उसका तरीका ये है 1, ऊपर ये कॉमा आएगा, फिर ये बी इस तरह लिख रहा है, और इस पे जो वैल्यू देनी है, 0 देना तो 0, 1 देना तो यहाँ पे 1। अब क्योंकि ये 0 दे रहा है तो यहाँ पे 0 लिख रहा है। ये इसका साइज है, बिट का साइज, ठीक है, कि A 1 बिट का है तो 1 बिट, और इसमें बिट वैल्यू क्या देनी है, वो 0। फिर इस तरह सेमी कॉलन लगा के ये दूसरी उस पे जा रहा है, दूसरी इनपुट पे। दूसरी इनपुट मेरी B थी, ये B, इसमें ये 1 साइन कर रहा है, सॉरी 0 ये साइन कर रहा है, और ये भी 1 बिट की है। ये साइज होता है, सॉरी मैं भी भूल गया, ये साइज होता है। पहला जो 1 लिखा हुआ है दैट इज साइज, एंड दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू है। सो ये साइज है, ये भी 1 बिट का है, और इसमें 0 साइन कर दो। इसी तरह C 1 बिट का है, इसमें 0 साइन कर दो। तो होगा क्या, A में जैसे ही ये सर्किट इनिशियलाइज होगा A में B 0 आ जाएगा, B में 0 आ जाएगा। ये मैं माउस यूज कर रहा हूँ, मुझसे सही लिखा नहीं जा रहा, उसके लिए सॉरी, ठीक है जी। ये काम हो जाएगा, ABC में 0 0 चला जाएगा इस स्टेटमेंट के बाद। फिर क्या कह रहा है, अब ये तरतीब से चलनी है, पहले ये चलेगी A में 0, B में 0, C में 0, फिर वो कह रहा है #100। अब ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा, इससे क्या होता है, कोई बता सकता है। यस सर, 100 नैनो सेकंड के बाद फिर इनपुट चेंज हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये 100 नैनो सेकंड्स का डिले है, कि अभी वेट करो, 100 नैनो सेकंड्स के लिए डिले है, 100 नैनो सेकंड्स का डिले के बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। और ये क्या असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ये वैसे ही है जैसे ये स्टेटमेंट। अब वो क्या कर रहा है, ABC में 1 1 डाल रहा है, तो यहाँ पे गैप आ जाएगा 100 नैनो सेकंड्स का। और उसके बाद क्या करेगा, A में 1, B में 1, C में 1। ये देखिए 1 बिट और बिट की वैल्यू, 1 बिट बिट की वैल्यू, 1 बिट बिट की वैल्यू।
और फिर यहाँ पे एंड कर दो। ये बस इसने इतना ही काम किया। एक टास्क हमारा ये है कि 100 नैनो सेकंड के बाद पहले एकदम से 0 0 कर देगा टाइम 0 पे, ये टाइम 0 था, फिर 100 नैनो सेकंड्स के बाद 1 1 1 कर देगा इनपुट पे। फिर क्या करेगा, फिर कह रहा है इनिशियल जब ये सर्किट चलेगा तो एक और काम करना है इनिशियल स्टेजेस पे। वो काम क्या करना है, उसमें जस्ट वो एक ही लाइन लिख रहा है, ठीक है, इसलिए वो उसने बिगिन और एंड नहीं दिया, उसने ब्लॉक नहीं बनाया, उसने जस्ट एक इंस्ट्रक्शन दिया। वो एक इंस्ट्रक्शन क्या है, वो उसने उसी लाइन में लिख दी कि आफ्टर, जैसे ये इनिशियलाइज हो, आफ्टर 200 नैनो सेकंड फिनिश कर दो। ये फिनिश का कीवर्ड ऐसे लिखते हैं, $, ये कीवर्ड है फिनिश, $फिनिश। इसका मतलब है कि इसकी प्रोसेसिंग क्लोज कर दो, फिनिश कर दो, इसको चलाते ही नहीं रहना। इसने 200 नैनो सेकंड्स के बाद बंद हो जाने, सर्किट ने बंद हो जाने, ठीक है। तो ये इसको इनपुट जो जाएगी वो 200 नैनो सेकंड्स के लिए जाएगी। मतलब फर्स्ट 100 नैनो सेकंड्स में 0 रहेगा, सिग्नल अगर देखें तो इस तरह होगा। ये 100 नैनो सेकंड्स है, अगर 100 नैनो सेकंड्स, 100 नैनो सेकंड्स तक इसमें 0 रहेगा ABC में, और फिर 1 हो जाएगा। ये थोड़ी मैंने गलत बना दी, सॉरी, इसको इरेज करना पड़ेगा। ये 0 नैनो सेकंड था ना, तो 0 से 100 तक वो 0 रहेगा ABC तीनों में, और फिर 1 हो जाएगा 100, और फिर 200 तक इसने चलना है। ये 200 नैनो सेकंड लेट से है, और यहाँ पे वो टर्मिनेट कर देगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये ABC तीनों का यही ग्राफ आएगा अगर मैं ड्रॉ करूँ तो। जी, इसमें कोई कंफ्यूजन टेस्ट बेंच लिखने में? तो असल में यहाँ पे वो कोई टास्क नहीं कर रहा इस इनिशियलाइज में, इसमें जस्ट वो उसका टाइम बता रहा है कि इसने हाउ मच टाइम दिस टेस्ट बेंच विल रिमेन अलाइव। ये 200 नैनो सेकंड्स के लिए अलाइव रहेगा। यहाँ पे NS इसने नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट इसकी जो यूनिट होती है वो नैनो सेकंड होती है बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसको चेंज मिली सेकंड करना चाहते हैं तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे MS लिखना पड़ेगा। MS स्टैंड फॉर मिली सेकंड, और बाय डिफॉल्ट NS होता है। अगर ना भी लिखें तो वो समझ जाएगा 200 नैनो सेकंड है, ये मिली सेकंड नहीं है, या माइक्रो सेकंड्स नहीं है, ठीक है। और एंड में ऑब्वियसली आप जिस तरह एंड मॉड्यूल का कीवर्ड लिखते हैं वो एंड मॉड्यूल लिखना है। स्टार्ट में मॉड्यूल, जिसने HTML लैंग्वेज आप लोगों ने जिसने की हुई होगी, HTML का टैग होता है, फिर /HTML से हम क्लोज करते हैं, टैग्स ओपन करते हैं, टैग क्लोज करते हैं। तो कुछ उसी तरह का यहाँ पे भी काम हो रहा है। जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। तो आज से आप लोग अपनी CV में ये भी लिख सकते हैं कि आपको C++, अगर पाइथन किसी ने लैंग्वेज की हुई है तो उसके अलावा आप VHDL भी लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सेक्शन में, कि आपको ये भी आती है। तो इस पर मजीद हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हम ऑनलाइन सेशन में भी इसमें मजीद बात करेंगे, मजीद सर्किट्स देखेंगे। आज जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देना था। मैंने आपको बताया था टेस्ट बेंच क्यों लिखा जाता है, ये भी पीस ऑफ कोड होता है। हम क्योंकि हम काम अब सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे हमें नहीं पता इनपुट पोर्ट्स कहाँ पे हैं। हार्डवेयर पे तो हमारे पास इनपुट पोर्ट्स होती हैं, हम उन पे फ्रीक्वेंसी जनरेटर से या कोई किसी तरीके से हम वोल्टेज प्रोवाइड करके 5 वोल्ट्स दे के लॉजिक 1 असाइन कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर पे हम कैसे करें, लॉजिक 1 असाइन करनी है लेट से, या लॉजिक 0 असाइन करनी है मैंने इनपुट पोर्ट्स पे, कैसे करूँ? तो उसके लिए भी हमें पीस ऑफ कोड ही लिखना पड़ता है। उस पीस ऑफ कोड को टेस्ट बेंच कहते हैं। मतलब इनपुट पे सिग्नल देने के लिए, सिग्नल क्या होता है? 0 1। डिजिटल सर्किट्स की बात करें, डिजिटल सर्किट्स में सिग्नल क्या होगा? 0 या 1, या वोल्टेज होगी 5 वोल्ट्स या नहीं होगी। तो वो चीज़ कैसे मेक श्योर करते हैं, हमें वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है, एंड दैट कोड इज कॉल्ड टेस्ट बेंच। हम पहले मॉड्यूल लिखते हैं, फिर उसका टेस्ट बेंच लिखते हैं, उस पर्टिकुलर उस मॉड्यूल का। देखिए, मॉड्यूल में हमने 0 1 असाइन करना है, तो अब एक मॉड्यूल 3 इनपुट्स ले रहा है, तो मुझे ऐसा टेस्ट बेंच लिखना पड़ेगा जो 3 इनपुट्स दे सकेगा उसको, ठीक है, 3 इनपुट्स पे 0 1 असाइन कर सकेगा। मैं 4 नहीं कर सकता, मैं 2 नहीं कर सकता। तो जो मॉड्यूल बनेगा उसका हर मॉड्यूल का अलग टेस्ट बेंच होता है, ठीक है।
हर मॉड्यूल का टेस्ट बेंच अलग होगा।